हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इसको हम मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस भी बोल सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग 3 स्टेप में होकर होती है। पहला आता है इनहेलेशन, देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, and the third comes exhalation। ठीक है, इनहेलेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इनहेलेशन होती क्या है। इनहेलेशन प्रोसेस होता है ऑफ टेकिंग O2 रिच एयर। ठीक है, अब कैसे जाती है O2 रिच एयर बॉडी के अंदर? जो एयर है वो नोस्ट्रिल के अंदर एंटर करती है। आपको बताया था मैंने, नोस्ट्रिल के अंदर हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। वो हेयर क्या करते हैं, उसको डस्ट फ्री या उसको क्लीन या फिल्टर करने का काम करते हैं। ठीक है, म्यूकस उसको रूम टेम्परेचर पे लाता है एंड जो एयर है वो देन कहाँ मूव कर जाती है, ट्रैकिया में मूव कर जाती है। जैसे ये ट्रैकिया में आएगी तो क्या होगा, जो चेस्ट कैविटी है वो एनलार्ज हो जाएगी। अब चेस्ट कैविटी एनलार्ज कैसे होती है? मैंने आपको बताया था जो डायफ्राग्राम है डोम शेप का होता है। डायफ्राग्राम फ्लैटन हो जाएगा, जो रिब्स हैं वो एक्सपैंड कर जाएंगी और रिब्स के बीच में मैंने आपको एक मसल का नाम लिया था, इंटरकोस्टल मसल। वो इंटरकोस्टल मसल भी क्या कर जाएंगी, रिब के साथ एक्सपैंड कर जाएगी। अब जो चेस्ट कैविटी वो क्या हो गई है, एनलार्ज हो गई है, रिब्स भी एक्सपैंड कर गई है, तो डायफ्राग्राम है वो भी कैसा हो गया, फ्लैटन हो गया। अब एक चीज सुनना, मान लो मेरे पास एक कंटेनर के अंदर एयर है। ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट की एयर है, ये उस एयर के पार्टिकल है। मैं इसी एयर को एक लार्ज कंटेनर के अंदर ट्रांसफर कर दूं तो ये जो पार्टिकल बिल्कुल पास पास थे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। अब देखना, यहाँ पार्टिकल पास पास थे तो जो प्रेशर था वो भी कैसा था, ज्यादा था कि एक दूसरे से ज्यादा टकरा रहे थे। यहाँ पे पार्टिकल भी दूर दूर हैं तो इनके कोलिजन के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। हेंस जो प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब सेम चीज हमारी लंग्स के अंदर होती है। हमारी लंग्स के अंदर ये पर्टिकुलर अमाउंट एयर की होती है। जैसे ही लंग्स एनलार्ज करती है वो एयर क्या करती है, एक्सपैंड कर जाती है। इसका मतलब जैसे ही लंग्स एक्सपैंड करेंगी जो लंग्स के अंदर प्रेशर था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड जो बाहर से एयर गई है उसका प्रेशर कैसा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, एंड आपको पता है जो एयर है या गैस है वो हाई प्रेशर से कहाँ मूव करती है, लो प्रेशर मूव करती है। ठीक है, तो जैसे ही लंग्स एक्सपैंड करेंगी जो एयर ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट थी वो कहाँ पुश हो जाएगी, लंग्स के अंदर पुश हो जाएगी एंड लंग्स की एल्वेलाई को फिल कर लेगी। तो ये हमारी हो गई है इनहेलेशन की, हमने जो एयर है वो हम कहाँ ले गए, लंग्स के अंदर ले गए। तो क्या स्टेप होते हैं इनहेलेशन में, एयर इज टेकन इन थ्रू nostril and is filtered out। ठीक है, जैसे एयर फिल्टर आउट हो गई वो कहाँ मूव कर जाएगी, ट्रैकिया में। एयर देन मूव्स टू ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया के बाद मैंने बताया था जो चेस्ट कैविटी है वो क्या हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है।
कैसे एनलार्ज होती है? डायफ्रागम फ्लैटन हो जाता है, रिब्स एक्सपैंड कर जाती है, एंड इसके साथ साथ जो इंटरकोस्टल मसल है वो भी क्या कर जाएंगी? एक्सपैंड कर जाएगी। अब बताया था मैंने भी आपको कि जैसे चेस्ट कैविटी एनलार्ज करेगी, लंग्स के अंदर जो प्रेशर था एयर का वो डिक्रीज कर जाएगा, एंड जो बाहर वाली एयर है जिसका हाई प्रेशर है वो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूव कर जाएगी, दैट इज लंग्स के अंदर चली जाएगी। ठीक है, एंड उसके बाद क्या होगा? एयर इज सक्ड इन लंग्स and fills the alveoli। तो ये हमारी मैकेनिज्म हो गई है इनहेलेशन की। ठीक है, कि एयर नोस्ट्रिल से आएगी एंड फिल्टर आउट हो जाएगी, देन वो कहाँ मूव कर जाएगी? ट्रैकिया में। उसी के साथ साथ क्या होगा? जो चेस्ट कैविटी वो क्या हो जाएगी? एनलार्ज हो जाएगी। कैसे एनलार्ज होगी? डायफ्रागम फ्लैटन होगा, रिब्स एक्सपैंड कर जाएंगे, एंड इसके साथ साथ जो रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल थी वो भी एक्सपैंड कर जाएंगे। जो लंग्स के अंदर एयर थी वो लो प्रेशर पे होगी, बाहर वाली एयर हाई प्रेशर पे हो जाएगी, एंड एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर जाएगी। ठीक है, दैट इज जो एयर है वो लंग्स के अंदर सक हो जाएगी एंड एल्वेओलाई को क्या कर लेगी? फिल कर लेगी। अब मूव करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे। exchange of oxygen and CO2, that is exchange of gases। अब जो एल्वेओलाई होती है ये प्रोवाइडेड होती है with extensive network of blood vessel। ठीक है, कि जो एल्वेओलाई होती हैं इसके सराउंडिंग में क्या होती है? बहुत डेंस नेटवर्क होता है किसका? ब्लड वेसल्स का। अब होता क्या है, मैंने आपको इनहेलेशन में बताया कि जो O2 रिच एयर है वो एल्वेओलाई के अंदर पुश हो जाती है। ठीक है, अब जो यहाँ पे एयर है वो कैसी है? O2 रिच है, मतलब इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है, इसके पास से बहुत सारी ब्लड वेसल जा रही है जिनके पास CO2 रिच ब्लड है, मतलब CO2 की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है? ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? जो CO2 है वो एल्वेओलाई में आ जाएगी, एंड जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चली जाएगी? ब्लड वेसल में चली जाएगी। ठीक है, ये जो CO2 थी ब्लड के अंदर वो तो एल्वेओलाई में आ जाएगी, एंड जो O2 थी एल्वेओलाई में वो कहाँ चली जाएगी? ब्लड वेसल में चली जाएगी। अब आपको पता है जो हमारा ब्लड होता है उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, इन्हीं रेड ब्लड सेल के पास हीमोग्लोबिन होती है जो ब्लड को रेड कलर देने का काम करती है। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आई है ये सभी सेल्स तक हीमोग्लोबिन से जुड़ के जाती है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। ठीक है, एक सिंगल हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो होता है उससे 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड अप होके जाते हैं। तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह, वो कैसे होती है? बाय बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन बॉडी? आप क्या लिखोगे? ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन या बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट, मतलब इस हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। ठीक है, मैंने बताया कि जो ऑक्सीजन है वो जैसे ब्लड में आएगी वो किससे जुड़ जाएगी? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी, एंड क्या चली जाएगी? सारे सेल्स तक वो चली जाएगी। मतलब हीमोग्लोबिन
इस ऑक्सीजन को सारे सेल्स तक ले जाएगी। अब जो ऑक्सीजन है वो सभी सेल्स तक पहुंच चुकी है। आगे का प्रोसेस आपको पता है क्या होगा। सेल्स ऑक्सीजन को उठा लेंगे एंड रेस्पिरेशन करेंगे, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होते ही क्या रिलीज होगी, CO2 रिलीज होगी। तो यहाँ पे आपका एक्सचेंज ऑफ गैस खत्म होता है। तो इसमें बेसिकली यही होता है कि जो O2 रिच एयर एल्वेली के अंदर थी, उस O2 रिच एयर से जो ब्लड में ऑक्सीजन को उठा लेता है एंड CO2 को इस एल्वेली के अंदर रिलीज कर देता है। जो ऑक्सीजन ब्लड में आई है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है एंड सभी सेल्स तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो लिखते हैं इसके स्टेप्स को। तो क्या होगा यहाँ पे, जो CO2 थी वो ब्लड उसको रिलीज कर देगा बाय ब्लड एंड इसके साथ साथ एक और चीज हो रही होगी। एंड ये प्रोसेस कैसे होते हैं, जो ऑक्सीजन एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट है, एक्सचेंज है, वो बाय डिफ्यूजन होता है। ठीक है, बाय डिफ्यूजन। देन जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड उठा लेगा, इज टेकन अप बाय ब्लड फ्रॉम एल्वेली। अब यही ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड अप हो जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप हो जाएगी। ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन एंड गेट ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स। अब जो ऑक्सीजन है reaches to all cells by the respiratory pigment hemoglobin। इसी के साथ आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस खत्म होता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज एक्सहेलेशन। ठीक है, तो एक्सहेलेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन कहते हैं। अब कैसे होती है एक्सहेलेशन, अब ऑक्सीजन का तो आपने पढ़ लिया कि ऑक्सीजन बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, बाय बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। लेकिन जो CO2 है वो सेल से एल्वेली तक कैसे आती है, जो CO2 है वो मैक्सिमम अमाउंट दैट इज 70% ब्लड के अंदर डिसोल्व होके आती है एंड कुछ परसेंट ही क्या होती है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप होके आती है। ठीक है, कि मैक्सिमम अमाउंट उसकी डिसोल्ड फॉर्म में आती है, हीमोग्लोबिन से जुड़ के नहीं आती। कैसे आती है, डिसोल्ड फॉर्म में। तो जो CO2 है वो रीच करती है द एल्वेली इन डिसोल्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे ही CO2 एल्वेली के पास पहुंची है, अभी बताया था मैंने क्या होगा, जो CO2 है वो कहाँ आ जाएगी, लंग्स के अंदर आ जाएगी। CO2 moves to alveolar air। अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि इनहेलेशन के टाइम पे चेस्ट कैविटी एनलार्ज हुई थी। ठीक है, अब क्या होगा, जो चेस्ट कैविटी एनलार्ज हो रखी थी वो क्या कर जाएगी, वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, मतलब चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाएगी। कैसे होगी डिक्रीज, जो डायफ्राग्राम डोम शेप से फ्लैटन हुआ था वो फ्लैटन से क्या हो जाएगा, वापस से डोम शेप का हो जाएगा।
जो रिब्स एक्सपैंड करी थी वो वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगी अलोंग विद द मसल्स। तो क्या होगी, जो चेस्ट कैविटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। मैंने आपको अभी बताया था एग्जांपल लेके कि जो एयर है, अगर हम सेम अमाउंट की एयर को दो अलग अलग वॉल्यूम्स में कंपेयर करते हैं तो जहां पे वॉल्यूम कम होगी वहां पे एयर प्रेशर ज्यादा लगाएगी एंड जहां पे वॉल्यूम ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम लगाएगी। अब ये हमारी जो चेस्ट कैविटी है पहले थी, ठीक है। अब ये चेस्ट कैविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी वापस से। डिक्रीज होते ही ये जो एयर थी ये भी क्या आ जाएगी, ये जो एयर पार्टिकल है वो भी क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे एंड प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। मतलब जो लंग्स के अंदर होगा वो क्या होगा, हाई प्रेशर होगा एंड जो बाहर की एनवायरमेंट की एयर है उसका प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। अब अंदर तो हाई प्रेशर है, बाहर लो प्रेशर है, आपको पता ही अब क्या होगा, जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूव कर जाएगी। दैट इज जो एयर हमारी लंग्स के अंदर थी वो बाहर क्या हो जाएगी, एक्सपेल आउट हो जाएगी एंड इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन कहते हैं। तो क्या होगा, जो चेस्ट कैविटी है वो डिक्रीज करेगी, दैट इज रिब्स रिलैक्स एंड जो डायफ्राग्राम है वो क्या हो जाएगा, बिकम्स डोम शेप। डोम शेप मतलब वो अपनी वापस रिलैक्स पोजीशन में आ गया, ठीक है, वो भी रिलैक्स हो जाएगा एंड जो एयर है pushes out of the lungs। जो एयर है वो क्या हो जाएगी, लंग्स के बाहर पुश आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी एक्सहेलेशन होगी। अब एक बार ऑल ओवर देखते हैं कैसे हुई है ब्रीदिंग। जो एयर है वो नोस्ट्रिल से अंदर एंटर की, ठीक है, फिल्टर आउट की, देन ट्रैकिया में मूव की। वहां पे क्या होगा, जो चेस्ट कैविटी है वो एनलार्ज हो जाएगी या बढ़ जाएगी। जो डायफ्राग्राम है वो कैसा हो जाएगा, डोम शेप से फ्लैटन हो जाएगा, रिब्स एक्सपैंड कर जाएंगी एंड चेस्ट कैविटी बढ़ जाएगी। अब लंग्स के अंदर क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर, बाहर की एयर का है हाई प्रेशर। जो बाहर वाली एयर है वो क्या कर जाएगी, लंग्स के अंदर मूव कर जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई थी हमारी इनहेलेशन। अब जो एयर हमने इनहेल की है वो एल्वेली को फिल कर लेगी। अब एल्वेली के चारों तरफ क्या थी, ब्लड वेसल थी। तो कैसा ब्लड लेकर आई थी, CO2 रिच ब्लड लेकर आई थी इन द डिसोल्व्ड फॉर्म। मतलब जो CO2 वहां पे आई थी वो कैसी आई थी, डिसोल्व्ड फॉर्म में आई थी। जो CO2 थी वो ब्लड से कहा जाएगी, एल्वेली में, और एल्वेली से जो ऑक्सीजन थी वो कहाँ चली जाएगी, ब्लड में। जो ऑक्सीजन ब्लड में गई है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी एंड सारे सेल्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। एंड जो CO2 एल्वेली में आई है, अब वहां पे क्या होगा, जो चेस्ट कैविटी एनलार्ज हुई थी वो क्या हो जाएगी, अगेन डिक्रीज हो जाएगी। हम कह सकते हैं जो चेस्ट कैविटी इंक्रीज हुई थी वो वापस से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कैसे डिक्रीज होगी, रिब्स भी रिलैक्स हो जाएंगी, मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएंगी। तो डायफ्राग्राम था वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा, मतलब फ्लैटन से डोम शेप का हो जाएगा। अब जैसे चेस्ट कैविटी घट जाएगी, जो लंग्स के अंदर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड बाहर जो प्रेशर होगा वो कम होगा एंड एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूव कर जाएगी, दैट इज लंग से बाहर आ जाएगी। इसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन। देन अगेन प्रोसेस कंटिन्यू होगा, देन अगेन हम इनहेल करेंगे, देन अगेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा एंड देन अगेन हम क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे। इसी के साथ आपका रेस्पिरेशन खत्म होता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन होती क्या है, सर्कुलेशन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू another।
ठीक है, कि बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट हो जाना क्या कहलाता है, सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, एंड जो इस ट्रांसपोर्ट को करवा रहा है, या हम कह सकते हैं जो सिस्टम इस ट्रांसपोर्ट को करवा रहा है, उसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। द सिस्टम दैट carry out transportation is called as circulatory system. अब जो एनिमल किंगडम होता है उसके अंदर दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। पहला आता है ओपन सिस्टम एंड दूसरे होते हैं क्लोज्ड सिस्टम। अब इनको डिटेल में मैं आपको ह्यूमन हार्ट पढ़ाने के बाद बताऊंगी कि ओपन सिस्टम क्या होते हैं एंड क्लोज सिस्टम क्या होते हैं। अब बात करते हैं, अगर मैं ह्यूमन सर्कुलेशन की बात करूं या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड होता है, हार्ट होता है एंड ब्लड वेसल्स होती है। अब यहाँ पे जो ये ब्लड है ये क्या करवाता है, ये ही मेन ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो चीजें एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं वो कौन लेके जा रहा है, ब्लड लेके जा रहा है। ठीक है, जो हार्ट है ये तो इस ब्लड को पंप करने का काम करता है एंड जो ब्लड वेसल है इस ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम करती हैं। लेकिन जो मेन ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है वो कौन करवा रहा है, ब्लड करवा रहा है। ठीक है, तो ये तीन हमारे कंपोनेंट्स है सर्कुलेटरी सिस्टम के, जिसको हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। पहले ब्लड को पढ़ेंगे, देन ब्लड वेसल को पढ़ेंगे, देन क्या करेंगे, हम हार्ट को स्टडी करेंगे। तो पढ़ते हैं पहले हम ब्लड को। ब्लड, ठीक है, क्या बताया मैंने, द मेन ट्रांसपोर्ट या सर्कुलेशन हम कह सकते हैं इन ह्यूमंस occurs by blood। ठीक है, जो ब्लड होता है ये हेल्दी एडल्ट में 5 to 5.5 लीटर होता है। ठीक है, ये रेड कलर लिक्विड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अब अगर किसी के अंदर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो गई है तो उसको हम कहते हैं एनीमिया। ठीक है, एनीमिया क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। अब जो ब्लड होता है ये दो टाइप का होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, जब मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करती हूँ तो ये कैसा ब्लड होता है, ब्लड रिच इन O2, मतलब ये ऑक्सीजन रिच होता है एंड ब्लड विच कंटेन
मोर CO2, ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये CO2 रिच होता है, दैट इज CO2 रिच एंड वेरी लेस ऑक्सीजन, कि बहुत कम इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब अगर मैं ब्लड की कंपोजिशन की बात करूं, तो जो ब्लड होता है वो दो चीजों का बना होता है, प्लाज्मा जो 55% होता है एंड ब्लड सेल, या जिसको हम ब्लड कॉर्प्यूस्कल्स भी कहते हैं, ठीक है, इनका बना होता है एंड ये कितने होते हैं, 45%। अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा में 92% वाटर प्रेजेंट होता है एंड 8% सोल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, जो पानी के अंदर घुले रहते हैं, इसमें आयंस आ जाते हैं या बाकी सारी चीजें आ जाती हैं। ब्लड सेल 3 होते हैं, RBC रेड ब्लड सेल, WBC व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये हमारी कंपोजिशन हो गई है ब्लड की। अब अगर मैं यहाँ पे फंक्शन की बात करूं, ये जो वाटर है ये क्या काम करता है, ये एक सोलवेंट की तरह एक्ट करता है बॉडी में, एंड जो बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं वो इस वाटर के अंदर डिसॉल्व होके ही जाती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इट ट्रांसपोर्ट फूड, hormones etc in dissolved form। आरबीसी का काम करता है। अब आप बोलोगे कि मैम इसके पास तो हीमोग्लोबिन है तो ब्लड को रेड कलर देने का काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको अभी पढ़ाया है रेस्पिरेशन के अंदर कि जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है, हीमोग्लोबिन से बाइंड होके जाती है एंड हीमोग्लोबिन तो रेड ब्लड सेल का कंपोनेंट है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है। साथ साथ मैंने कहा था कि जो CO2 है वो सिर्फ 70% डिसोल्व होके जाती है, जो बाकी की परसेंटेज है वो कैसे बाइंड होके जाती है, वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होके जाती है। तो आरबीसी के दो फंक्शन आ जाते हैं, पहला गिव्स रेड कलर एंड दूसरा ट्रांसपोर्ट O2 एंड CO2, ठीक है। जो प्लेटलेट्स होती हैं ये ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। अब जो WBC है ये क्या करती है, WBC एक्ट करती है एज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, इसको हम सेल ईटिंग भी कहते हैं। जब आपने बल्क ट्रांसपोर्ट पढ़ी थी वहां पे आपने पढ़ा था कि फैगोसाइटोसिस क्या होता है, सेल ईटिंग, कि जब कोई भी सेल किसी सॉलिड सब्सटेंस को एनगल्फ कर जाता है, जैसे अमीबा किसी भी सब्सटेंस को अपने फूड को क्या कर जाता है, एनगल्फ कर जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। अभी WBC क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस की तरह एक्ट करते हैं, मतलब अगर कोई भी माइक्रोब वहां पे एंटर किया है तो क्या करेंगे, उसको एनगल्फ कर जाएंगे, उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये करते हैं, हमें यहाँ लिख सकते हैं एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन। तो ये हमारे फंक्शन हो गए हैं ब्लड सेल के एंड प्लाज्मा के। अब बात करते हैं कि ब्लड ऐसे होल क्या काम करता है, ठीक है। अब जो ब्लड है, अब कुछ फंक्शन तो हम यहीं से लिख सकते हैं कि जो आरबीसी है
वो ऑक्सीजन एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट करवा रही थी। तो हम ये कह सकते हैं जो ब्लड है वो क्या करवा रहा है, ऑक्सीजन एंड CO2 की ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। आपने न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ा था कि विलेई क्या करती है, फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है। विलेई के अंदर बहुत डेंस नेटवर्क होता है ब्लड वेसल का, एंड जब फूड एब्जॉर्ब हुआ था वो ब्लड वेसल में आ जाता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। मतलब ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ एब्जॉर्ब फूड। ठीक है, नेक्स्ट अभी बताया प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग का काम कर रही है, तो हम कह सकते हैं इट हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड in case of cell injury. Next, प्लाज्मा के अंदर बताया था कि जो वाटर होता है वो हार्मोन की ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट हो हार्मोन्स। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन WBC बताया था मैंने, फैगोसाइटोसिस का काम कर रहे हैं, हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, तो लिख सकते हैं इट हेल्प इन प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस माइक्रोब्स। नेक्स्ट, जो बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस है उसको भी कौन मेंटेन करता है, ब्लड मेंटेन करता है। इट मेंटेन्स वाटर बैलेंस। नेक्स्ट, ये एक बफर सिस्टम की तरह एक्ट करता है, इट एक्ट एज बफर सिस्टम। अब बफर सिस्टम क्या होते हैं, बफर सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो अपना टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखते हैं एंड अपना pH भी कांस्टेंट रखते हैं, मतलब ना ज्यादा एसिडिक होने देते हैं मीडियम को और ना ज्यादा बेसिक होने देते हैं, दैट इज मेंटेन pH एंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो इसी के साथ आपका ब्लड खत्म होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ब्लड वेसल एंड हार्ट के बारे में हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।